हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आप सबकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम क्या चेंज करेंगे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम चेंज करेंगे। क्या उसमें सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन जो है उसको इंक्लूड करेंगे। यानी कि मैंने जब आपको जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी, वहाँ पे बताया था एक असेमिलेशन और अकोमोडेशन। असेमिलेशन का मीन्स होता है सिंपली एडिशन, जो कि यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन को बोल रहे हैं इंक्लूड करने के लिए, यानी कि मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। जब भी कहीं भी हमारे पास मॉडिफिकेशन की बात होती है तो वो हमारा हमेशा अकोमोडेशन कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अकोमोडेशन। जब भी हमारे पास कोई चेंज होगा या कोई चीज़ हमें पहले से पता है, फिर उसमें हमने कोई चेंज करना है, न्यू इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है उसमें, इट मीन्स हम क्या है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब भी मॉडिफाई करते हैं उसका मीनिंग जो हमारे को जीन पियाजे ने बताया वो है हमारे पास अकोमोडेशन। और जब हम सिंपली सिर्फ कोई चीज़ को ऐड कर रहे हैं, कोई चीज़ को गेन कर रहे हैं, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है असेमिलेशन। तो इस क्वेश्चन का आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये वाली हमारे पास डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया, ग्रोथ और डेवलपमेंट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। आपके जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रीसीडिंग की जो पार्ट होता है, किस तरीके से वो पार्ट करता है, आखिर जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, क्या वो कॉम्प्लेक्स से हार्ड की तरफ जाता है, या स्पेसिफिक से जनरल, या सिंपल से इजी। देखो, सिंपल से इजी नहीं जाता है, स्पेसिफिक से जनरल भी नहीं जाता है, बल्कि जब आपकी डेवलपमेंट होती है जो उस पैटर्न फॉलो करती है, वो जनरल से लेकर स्पेसिफिक की तरफ जाती है। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट मीन्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू पियाजे। आपको पता है जीन पियाजे की एक थ्योरी है जो कि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें कि इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। तो उसमें जो बच्चे की एज है 2 से लेकर 7 साल तक, आखिर वो कौन सी स्टेज में आती है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या आपके पास है डी सेंसरी मोटर स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना, आखिर वो कौन सी स्टेज है जो कि 2 से लेकर 7 के बीच हमारे पास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। आखिर जो क्रिएटिविटी जो थॉट है, आखिर जो क्रिएटिविटी को करने के लिए हमारे पास थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होने चाहिए, जो आपके थॉट है किस टाइप के होने चाहिए, तो वो हमेशा आपके पास डाइवर्जेंट होने चाहिए। इट मीन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस। जब भी क्रिएटिविटी की बात आती है तो क्रिएटिविटी के लिए हमेशा एक पर्सन की जो थिंकिंग होनी चाहिए वो हमेशा डाइवर्जेंट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो आपको पता है कि आपके जो बच्चे हैं सबको क्या है, इक्वल राइट्स है एजुकेशन से रिलेटेड, और हमेशा हर एक स्कूल में की बात हो रही है। रेगुलर जो आपका स्कूल सिस्टम है वहाँ पे सब बच्चे पढ़ सकते हैं, विशिष्ट भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सामान्य बालक भी पढ़ सकते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, और डिसेबल्ड स्टूडेंट है वो भी एक साथ पढ़ेंगे। आखिर वो किसके अंडर आता है, तो वो हमारा हमेशा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंडर आता है। आपने पढ़ा होगा इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये है कि हमने क्या, समान हो गए, विशिष्ट बालक हो गए, आपके डेलिक्वेंट बालक हो गए, जैसे भी जितने भी टाइप्स के स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी पर्सन की डिसेबिलिटीज आती है, सारे पर्सन को हमने एक ही स्कूल में पढ़ना है, उनको अलग अलग स्कूल में नहीं पढ़ाना है। तो ये बात हमारे को इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कही गई है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। जैसे रेगुलर स्कूल सिस्टम चला है आपका, जिस भी स्कूल में डालो आप डाल सकते हो, आप वहाँ पे मना नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, हु स्टार्टेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, आपकी जो स्पेस थी वो शुरू हो गई, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आखिर ये किसने कहा था या किसके द्वारा बोला गया था कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो अधिगम है वो क्या है, आपके विकास की एक प्रक्रिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं टैट में कि आखिर प्रोपाउंडर कौन थे, प्रतिपादक कौन थे, आखिर किसने कौन सी थ्योरी दी है, ये बात किसने कही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत अधिक पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को आपने नोट डाउन करना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड होता है। तो क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, वुडवर्थ। ये वुडवर्थ ने कहा था लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और कभी अगर आपके पास कोई भी डेफिनेशंस आती है तो आपने डेफिनेशंस को नोट डाउन करते रहना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो, इंटेलिजेंस की जो गार्डनर की थ्योरी है वहाँ से आया हुआ है। और यहाँ से आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर मल्टी इंटेलिजेंस जो थ्योरी है गार्डनर की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। आखिर जो आपके पास यहाँ पे टाइप्स बताए गए, इनमें से कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि टाइप गार्डनर ने नहीं बताया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हमारे को हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि एक पर्सन के अंदर जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है वो होती है। और आपके पास लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस है ये भी होती है। ऐसे पर्सन जो कि बातचीत करने में या जैसे डिस्कशन में बहुत तेज़ होते हैं, उनको हम, उनके अंदर क्या है, जो आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन जो डी है वो है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये भी होती है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। बट जो आपके ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, इसके बारे में हमारे पास हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया था। और हमसे क्वेश्चन यहाँ ये पूछे गए थे कि आखिर कौन सी टाइप नहीं बताई गई थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस है ये हमें गार्डनर ने नहीं बताई थी। बाकी जो ये तीनों टाइप्स है इनके बारे में गार्डनर ने बताया था। और अगर हम बात करें गार्डनर ने कितनी टाइप्स बताई थी, तो हमारे पास 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन वाला टॉपिक, इसके बारे में भी हमने बात की थी। आपको पता है मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव। यहाँ पे जो एक्सटर्नल मोटिव है उसकी बात हो रही है, यानी कि जो एक्सटर्नल मोटिव होती है उनको क्या है, हम एक्वायर्ड कर सकते हैं। बट जो इंटरनली होती है वो हमारे अंदर पहले से होती है और सबके अंदर होती है। अगर हम सोने की बात करते हैं तो स्लीपिंग भी आ सकता है इसमें, और लव हो गया, फियर हो गया, ये सब क्या है हमारे आ सकते हैं इसके अंदर। बट अगर हम एक्वायर्ड मोटिव्स की बात करें और इसमें पूछे गए आखिर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो एक्वायर्ड मोटिव के अंदर नहीं आता है। अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो ये हमारा एक्वायर्ड मोटिव के अंदर आता है, क्योंकि एटीट्यूड एक पर्सन के अंदर पहले से नहीं होता है। और इंटरेस्ट की बात करें ये भी हमारा एक्वायर्ड मोटिव के अंदर आता है। और आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा, ये भी आपकी जो एक्वायर्ड मोटिव है उसके अंदर आती है। बट अगर हम हंगर की बात करें ये हमारा एक्वायर्ड मोटिव के अंदर नहीं आता है, ये हमारे इनेट या इनबॉर्न जो आपकी मोटिव होता है उसके अंदर आता है। यानी कि आपका इंटरनली जो मोटिवेशन होते हैं, मोटिव होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो हंगर। बट अगर हम एक्सटर्नली की बात करें वहाँ पे हंगर की ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास एक्वायर्ड मोटिव के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना। मॉडलिंग इज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय, आखिर जो आपकी मॉडलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो ये हमारे को दिया था अल्बर्ट बंदूरा ने। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे आप टेट की प्रेपरेशन कर रहे हो या सीटेट की प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर आप कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर ज़्यादातर कभी भी आपको ऑप्शन नंबर डी में ऑल ऑफ द अबव होता है तो उसकी एक ट्रिक है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अभी तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। आखिर इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, ऐसा कौन सा कारक है जो कि हमारा अधिगम को प्रभावित करेगा। ठीक है, प्रभावित करने वाली, यानी कि अधिगम जो है, लर्निंग जो है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके पास इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट।
अगर जो हम बात करें लर्निंग अधिगम, तो उसके लिए जो एक स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट होना देखो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी चीज़ को नहीं एक्वायर कर सकते हो, ना लर्न कर सकते हो, ना उसे सीख सकते हो। यानी कि अधिगम करना है, अगर हमें लर्निंग करनी है तो हमें इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन जो बी है आपका, वो है इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम इमोशनली हेल्थ की बात करें उसके बच्चे की, अगर वो ठीक नहीं होगी तो बच्चा कभी भी जो अधिगम है, जो लर्निंग है, जो एक्वायर करना चाहता है, उसे एक्वायर कर ही नहीं सकता। यानी कि अगर बच्चा इमोशनली ठीक नहीं है तो वो मेंटली तो पहले ही ठीक नहीं है। अगर बच्चा मेंटली ठीक नहीं है तो वो फिजिकल भी फिट नहीं है। अगर बच्चा ना मेंटली ठीक होगा, ना इमोशनली, ना फिजिकली, तो जो बच्चा है ना तो वो लर्निंग कर सकता है, ना किसी चीज़ को एक्वायर कर सकता है। इट मीन जो बच्चा है उसको अगर अधिगम करनी है तो उसकी जो इमोशनल हेल्थ वगैरह है वो वाला कारक भी अफेक्ट करेगा। इट मीन ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ बिल्कुल सही है। तो अगर आपको दो ऑप्शन कभी भी सही दिखते हैं, इट मीन जो ऑप्शन डी होता है वो बिल्कुल सही होता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी आपके पास, देखो सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। और सोशल और कल्चरल भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी लर्निंग को अफेक्ट करता है। इट मीन्स यहाँ पे जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। कभी भी आपको ऑल ऑफ द अबव दिखता है ऑप्शन में, तो सबसे पहले आपने सारे ऑप्शंस को देखना है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो एक ऑप्शन देखता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा, ठीक है, टिक मार दिया। बट जब भी देखोगे तो पूरे ऑप्शंस को देखना, फिर जाकर ही डिसीजन लेना, क्योंकि कई बार ऑल ऑफ द अबव भी दे रखा होता है ऑप्शन नंबर डी में। तो कई बार गलत हो जाता है कि आपने देखा ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो ठीक है, वहाँ टिक लगा लिया, बट बी और सी को देखा ही नहीं नीचे। तो इसको हमेशा ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अमन ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है। अमन इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ एन और अ। देखो यहाँ पे अमन की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है जो कि हमेशा मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशन के बारे में सोचता है। कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बहुत सारे सॉल्यूशन का निकालता है। यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन सोचता है कि इस सॉल्यूशन से इसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ये वाला सॉल्यूशन लगा के इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो वो क्या है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अमन है आखिर वो किस प्रकार का कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, तो वो हमेशा यहाँ पे क्रिएटिव थिंकर है। यानी कि उसकी क्रिएटिविटी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल हाई है, क्योंकि जब एक पर्सन की क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकर होता है, तो जो क्रिएटिविटी होता है वो डाइवर्जेंट थिंकर होता है। यानी कि वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो अमन भी यहाँ पे क्या है, एक प्रॉब्लम है उसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशन को देख रहा है, यानी कि अलग अलग तरीके निकाल रहा है। जब भी एक पर्सन अलग अलग तरीकों के ऊपर वर्क कर रहा है, कोई भी चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ों की बात हो रहा है, तो वहाँ पे या तो क्रिएटिव थिंकर होगा या तो वो डाइवर्जेंट थिंकर होगा। इन दोनों को आपने याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ सोशलाइजेशन, जो समाजीकरण है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि टॉपिक है आपके पास है टेट में। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। आखिर जो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स बताए गए हैं, इनमें ऐसे जो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है। तो प्राइमरी आपकी हमेशा होती है आपका घर परिवार, जहाँ पे बच्चा रहता है उसका आसपास का जो एरिया है। सेकेंडरी होता है जहाँ पे बच्चा वर्किंग प्लेस में जाता है, कहीं बाहर जाता है, वो आपका आता है सेकेंडरी में। तो ऑप्शन ए आपके पास फैमिली एंड नेबरहुड, तो ये तो आपका प्राइमरी है, क्योंकि फैमिली जो परिवार है वो तो आपका पहला जो एजेंसी आती है। ठीक है, प्राइमरी प्राथमिक। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी, तो ये आपका फैमिली एंड जो मीडिया है, बट यहाँ पे जो फैमिली आ गई है ये एक प्रकार की प्राइमरी आ गई है, तो ये भी नहीं होगा आपका सेकेंडरी का एग्जाम्पल। ऑप्शन सी है आपके पास स्कूल एंड मीडिया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा या तो कोई नॉलेज के लिए जाता है या वर्किंग एरिया में जाता है, कोई वर्क करने जाता है, वो हमेशा आपका जो सेकेंडरी जो एजेंसी है उसके अंदर आता है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें मीडिया एंड नेबरहुड, तो नेबरहुड आपका क्या है, आसपास का जो एरिया है, ये भी आपका प्राइमरी के अंदर आता है। तो यहाँ सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी एजेंसी आता है सोशलाइजेशन का। और सोशलाइजेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी से क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू डैश, आखिर किसके द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस।
आखिर किसके द्वारा ये माना गया है कि जो आपकी सोशल प्रोसेस है वो उसको जानना, उसको समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन द चाइल्ड थिंकिंग, और जो कल्चरल के बारे में, यानी कि यहाँ पे समाज और आपका जो कल्चरल है उसके बारे में बात हो रही है। और समाज की बात, सोसाइटी की बात अगर हम करते हैं, या अपने कल्चर की बात करते हैं, या अपनी लैंग्वेज की बात करते हैं, इन तीन एस्पेक्ट्स, इन तीन एलिमेंट्स के ऊपर सिर्फ एक पर्सन ने वर्क किया था, बताया था हमें, वो है हमारे पास लेव वाइगोस्की। यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन द चाइल्ड थिंकिंग। इट मीन्स जब भी आपके पास कहीं पे भी सोसाइटी की बात होती है, या कोई लैंग्वेज की बात होती है, या फिर आपके कल्चर के बारे में बात की जा रही है, तो वो सिर्फ वाइगोस्की के थ्रू बात की जा रही है, यानी कि वाइगोस्की ने उसके ऊपर वर्क किया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाइगोस्की के कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास जीन पियाजे की जो थ्योरी है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीन पियाजे जो है वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और इन्होंने हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस के ऊपर बात की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडल्सन इज। तो यहाँ पे आपने एक सीक्वेंस बताना है, यानी कि एक पैटर्न बताया गया है, आखिर बर्थ से लेकर एडल्सन तक जो बच्चा है किस किस तरीके से सीखता है। क्या वो पहले एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सीखता है, फिर सेंसरी के बारे में, फिर कॉन्क्रीट के बारे में। ऑप्शन नंबर ए ये बता रहा है। ऑप्शन भी आपको बता रहा है सबसे पहले बच्चा सेंसरीज के थ्रू सीखता है, फिर उसको कॉन्क्रीट के बारे में पता चलता है, फिर जाके वो एब्स्ट्रैक्ट जो नॉलेज है उसके बारे में पता करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन सी है वो आपके पास सबसे पहले कॉन्क्रीट, फिर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट, और लास्ट में बता रहे हैं सेंसेस के थ्रू सीखता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी आपके पास पहले एब्स्ट्रैक्ट, फिर कॉन्क्रीट, फिर सेंसरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आखिर इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन कौन सा है आपका, कि यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस सबसे बेस्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपके पास एक सीटीपी टाइप क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लासरूम। जो बच्चे हैं उनको क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए आखिर क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, बी डिस्करेज टू आस्क, यानी कि उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना है। हमने बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए उनको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना, बल्कि उनको डराना है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, नॉट बी अलाउड टू क्वेश्चन, उन्हें क्वेश्चन ही पूछने नहीं देना, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है कि वो क्लासरूम में क्वेश्चन पूछे। ऑप्शन नंबर बी आपके पास, बी स्टॉप फॉर आस्किंग, उनको बिल्कुल ही स्टॉप लगा लेना, यानी कि रोक लगा लेने क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। ऑप्शन नंबर डी आपके पास, बी कोरेज टू आस्क, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, चिल्ड्रन शुड बी कोरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी सीटीपी टाइप क्वेश्चन आते हैं तो जो बच्चा होता है उसको हमने हमेशा प्रोत्साहित ही करना है, यानी कि जो वर्क हो रहा है उसके लिए हमेशा कोरेज करना है, डिस्कोरेज नहीं करना है, स्टॉप भी नहीं करना है, ना कभी उन्हें रोट लर्निंग करानी है। जो उनका करिकुलम होना चाहिए वो भी चाइल्ड सेंटर्ड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, values and motives that make them responsible productive member of society is called। आखिर ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा बच्चा क्या है, गुड हैबिट्स को डेवलप करेगा, स्किल्स को डेवलप करेगा, और अपनी वैल्यूज़ को डेवलप करेगा, और जो उसका मोटिव्स है उनको डेवलप करेगा, उनको विकास करेगा। तो इस प्रोसेस को आखिर हम क्या कहलाएंगे, जिसके थ्रू एक बच्चा क्या है अपने सोसाइटी में अच्छे से रह सकता है, एक अच्छा मेंबर बनेगा सोसाइटी का, और रिस्पॉन्सिबल मेंबर। तो अगर आप सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो तो आपको पता है वहाँ पे सिर्फ एक समाजीकरण एक ऐसी प्रोसेस है, जो आपकी सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बच्चे का विकास करेगी, उसकी हैबिट्स के, उसकी स्किल्स में, उसकी मोरल इंटेलेक्चुअल सारी वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, उसकी मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए सिर्फ एक सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है। जब आप सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कि जब भी आपसे सोसाइटी के बारे में बात हो गई, साथ ही साथ कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे के बारे में बात होगी कि उसकी डेवलप करना है, उसमें मोरल वैल्यूज़ और सोसाइटी में अच्छे से रहे, तो वहाँ पे एक सोशलाइजेशन अगर ऑप्शन में होगा तो आपका बिल्कुल सही है। यानी कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चे का विकास हो सकता है, उसकी जो वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, जिस वैल्यूज़ की बात करें उसकी हम विकास कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट मेजर, जो आपका प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट है आखिर वो किसको मेज़र करता है। तो इस टेस्ट का जो यूज़ किया जाता है वो आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आपके पास पूछा गया है। जो आपका रेवेन्यू प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट है आखिर वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, या कई बार ऐसे पूछा जाता है इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए आखिर हम किसका यूज़ करते हैं। तो रेवेन्यू मैट्रिक जो टेस्ट है जो आपका उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है इंटेलिजेंस की थ्योरी, और इंटेलिजेंस की थ्योरी से आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, आखिर जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी थी इंटेलिजेंस की आखिर वो किसने दी थी। क्या वो थ्रस्ट ने दी थी, या स्पेयरमैन ने दी थी, या बिने ने दी थी, या पियाजे ने। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पेयरमैन ने हमारे पास टू फैक्टर थ्योरी दी थी जिसके अंदर इन्होंने हमारे पास एस फैक्टर और जी फैक्टर के बारे में बताया था। कई बार ऐसे भी बोला जाता है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात किसने की थी, तो वो भी आपके पास स्पेयरमैन ने ही की थी। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर से आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट डिसऑर्डर के एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर आपका जो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है वो आएगा। इट मीन जो यहाँ आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको पता है इंटेलिजेंस जो आपका टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इससे पहले भी इंटेलिजेंस की थ्योरी से क्वेश्चन आया था। तो हमने यहाँ पे बताना है आखिर जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि हमारे इंटेलिजेंस की नहीं है। अगर हम यूनिफैक्टर की बात करें तो यूनिफैक्टर थ्योरी जो थी ये हमारे पास इंटेलिजेंस की थ्योरी है। अगर हम बात करते हैं टू फैक्टर थ्योरी, ये देखो हमारे पास अभी बात की थी स्पेयरमैन ने जिसमें कि एस और हमारे पास जी फैक्टर की बात हुई थी, तो ये भी हमारे इंटेलिजेंस की थ्योरी है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपके पास ये मल्टी फैक्टर थ्योरी, आपको याद होगा मल्टी फैक्टर थ्योरी भी आपके पास है इंटेलिजेंस के। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बचता है ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमसे ये पूछा गया था आखिर यहाँ पे कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि हमारे इंटेलिजेंस की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता लिया है, और ये क्वेश्चन आपके बहुत बार टैट में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपके पास गेस्टाल्ट में, आखिर जो गेस्टाल्ट है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है, जो इसका मीनिंग होता है वो होता है होल, यानी कि पूर्ण। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, एज अ होल। कभी भी आपको गेस्टाल्ट का अर्थ देखने को मिलेगा तो उसका मीनिंग हमेशा होल ही होता है, यानी कि पूर्ण। इसको ध्यान में रखना, और एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। जो आपके शारीरिक और आपका संवेग बोले कि इमोशनल जो हेल्थ है वो चिल्ड्रन की लाइफ में उसकी लर्निंग के लिए क्या रोल प्ले करती है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इज नॉट रिलेटेड टू। ये तो होगा ही नहीं कि फिजिकल और जो आपकी इमोशनल हेल्थ है वो आपके लर्निंग से कोई संबंध रखती ही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है बच्चे की, इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है, तो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो पहले ही ठीक नहीं होगी और वो अच्छे से लर्निंग नहीं करेगा। इट मीन ऑप्शन नंबर बी, तो आपका ए तो यहाँ नहीं है। फिर आपके पास ऑप्शन नंबर बी हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन, तो ये भी नहीं है आपके पास। ऑप्शन नंबर सी आपके पास डज नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन, तो ये भी नहीं है आपके पास। बट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन। तो आपके पास जो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ है चिल्ड्रन की वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की लर्निंग में, यानी कि बच्चे जब अधिगम करेंगे तो उसके लिए बच्चे की फिजिकल और इमोशनल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फिजिकल हेल्थ ठीक है तब इमोशनल हेल्थ ठीक है, अगर इमोशनल हेल्थ ठीक है तभी बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक है। यानी कि ये तीनों की तीनों जो हेल्थ है फिजिकल, इमोशनल, आप बोले मेंटल या सोशल, ये एक दूसरे से को रिलेट करती है। यानी कि अगर एक भी आपकी इम्बैलेंस हो जाएगी तो जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होगी। इट मीन ये आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who among the following is association with Gestalt theory of learning? आखिर जो आपकी Gestalt theory of learning है किसने दी है। ऑप्शन ए है पैवलव, तो पैवलव ने तो बिहेवियरिज्म के ऊपर वर्क किया था, जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, तो ये तो नहीं है आपका।
ऑप्शन नंबर बी अगर हम बात करें स्किनर, ये भी नहीं है आपका यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं थॉर्नडाइक, ये भी नहीं है। बट यहाँ जो आपका ऑप्शन डी है कोलर, तो कोलर ने वर्क किया था हमारे पास गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इट मीन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज गाइडेड बाय। आपको पता है इट, ईगो, सुपर ईगो की बात हमारे पास फ्राइड की थ्योरी में की गई है, जो फ्राइड ने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया जो आपका इट है आखिर वो किसके ऊपर बेस्ड है, आखिर कौन से सिद्धांत, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो आपको याद होगा जो आपका इट है वो आपका प्लेजर के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। इट इज गाइडेड बाय प्लेजर प्रिंसिपल या इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, कई बार दिया जाता है कि इट ईगो डैश, तो उसमें डैश में जो आता है वो सुपर ईगो है, यानी कि 3 बात की गई है हमारे पास फ्राइड की थ्योरी में। इसको आपने ध्यान रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आईक्यू से आया हुआ, और आईक्यू से हर साल क्वेश्चन आता है। कई बार आपको फॉर्मूला लगा के किसी की आईक्यू लेवल पूछने को बोल देते हैं, कई बार आपको आईक्यू का फॉर्मूला बताने को बोलते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ अ 10-year-old child whose mental age is 12 ईयर। एक बच्चा है उसकी आईक्यू पता करनी है, जिसकी आयु कितनी है आपके पास, जो क्रोनिकल एज है बच्चे की वो है आपके पास 10 साल। और अगर हम मेंटल एज की बात करें तो वो है बच्चे की 12 साल। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, यानी कि IQ इक्वल टू MA का मतलब है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आएगा IQ इक्वल टू 12 अपॉन 10 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। आखिर जो आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है IQ का, इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो लास्ट क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा उसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अपना प्यारा सा कमेंट भी कर लेना। थैंक यू।